गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आप जानते हो, ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कैसी मार्केट होती है ये, क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर जो हमने किया था वो इसी के रिगार्डिंग था। आज हम परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखिए, आपने प्रीवियस एक चैप्टर पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है वो बिल्कुल सप्लाई वाले चैप्टर से मिलता है। जो कंसेप्ट डिमांड का था वही कंसेप्ट, ऐसा ही कंसेप्ट थ्योरी का है, सप्लाई का है। चेंज थोड़ा सा है बस। अगर आपको डिमांड वाला चैप्टर अच्छे से आता है बच्चे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। देखिए, चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। पहले पता होना चाहिए कि सप्लाई क्या होती है। जैसे सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में डिफरेंस था, जैसे डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड अलग चीज़ें थी, ऐसे ही सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। पहले हम सप्लाई कर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। सप्लाई ऑफ गुड इज़ द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट अ वेरियस प्राइसेस। मीन्स पूर्ति वस्तुओं की वह मात्रा है जो एक बाज़ार में निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, वस्तुओं की वो मात्रा जो विभिन्न कीमतों पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो पूर्ति है। और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की मात्रा क्या होती है? मीन्स कोई वस्तु जो कि मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है, और बहुत सारी वस्तुओं की जो मात्राएं हैं, यानी पूर्ति। देखिए, एक था पूर्ति, एक है पूर्ति की मात्रा। तो पूर्ति की मात्रा एक छोटा वर्ड हो जाएगा, जिसमें हमने किसी वस्तु की सप्लाई कराई, जैसे कि हमने कपड़े का सप्लाई की तो 10 बेल्स दी, 12 बेल्स दी, वो आपकी हो गई क्वांटिटी। और हमने एक टाइम पीरियड में जितनी भी वस्तुओं की सप्लाई की है वो आपकी सप्लाई होती है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, किसी एक गुड का टोटली पार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा आता है सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। देखिए, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई और जो साथ में दूसरा वाला था हमारा क्वांटिटी सप्लाई, वो मैंने बता दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सप्लाई क्या होती है, तो आप सप्लाई में नॉर्मली यही बताना कि किसी वस्तु की वह मात्रा या वस्तुओं की वह मात्रा जो एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर बाज़ार में बेचने के लिए प्रस्तुत है। ठीक है, जितना भी सामान मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है वो सारी पूर्ति है। तो सप्लाई फंक्शन आता है। अब आपने जैसे डिमांड फंक्शन किया था बच्चे, ऐसे ही आपका सप्लाई फंक्शन है, और इसको आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं। देखिए, मांग, फलन एवं मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। फलन तो आप जानते ही हैं, फंक्शन। तो क्या होता है सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी किसी वस्तु की पूर्ति और उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच जो फंक्शनल, जो फलनात्मक संबंध होता है, वह पूर्ति फलन कहलाता है। वो ठीक है, तो पूर्ति फलन क्या है कि किसी वस्तु की पूर्ति और उसके जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं, वो तत्व जो कि सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है वो हमारा सप्लाई फंक्शन कहलाता है, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। देखते हैं क्या क्या हैं वो पॉइंट्स।
एस एक्स मीन्स सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी किसी एक्स वस्तु की हम बात कर रहे हैं, मान लो कपड़े की बात कर रहे हैं, तो एक्स का मतलब है वो कपड़े, तो कपड़े की सप्लाई एस एक्स मीन्स एक्स वस्तु की सप्लाई इज इक्वल्स टू एफ। एफ जानते हो आप, फंक्शन के लिए यूज होता है, फंक्शन रिलेशन। पी एक्स होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत। अगला है पी ओ मीन्स होता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी अन्य वस्तुओं की कीमत। अन्य वस्तु में पता है आपको रिलेटेड गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट रिलेटेड में आ जाता है ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड है एन एफ मीन्स नंबर ऑफ फर्मों की संख्या। जी मीन्स है गोल ऑफ फर्म का लक्ष्य। नेक्स्ट है पी एफ मीन्स प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर की कीमत, यानी उत्पादन के लिए जो भी हम साधन यूज कर रहे हैं उनकी कीमत। आगे है टी मीन्स टेस्ट, रुचि, लेकिन यहाँ पर टी मीन्स है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक। ई एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, की फ्यूचर में प्राइस अनुमानित कीमत। जीपी मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो समझ में आया आपको, जो फैक्टर्स डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे थे ये भी वही फैक्टर है, बस एक दो चेंज है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको डिमांड के फंक्शंस अच्छे से लर्न है। अब हम इनको करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। देखिए वस्तु की कीमत कैसे इफेक्ट डालती है। वस्तु की कीमत, आपको मैं इससे पहले एक छोटा सा लॉ बता देती हूँ सप्लाई का। सप्लाई का जो लॉ है वो कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मीन्स वस्तु की कीमत और उस वस्तु की पूर्ति दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यही लॉ कहता है। मैंने लॉ बीच में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि लॉ का जब टॉपिक आएगा तब उसको करेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको यहाँ नॉर्मली बता देती हूँ कि वस्तु की कीमत और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, कीमत कम होती है तो पूर्ति कम होती है। ओके, तो कैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी इफेक्ट डालेगा। देखिए अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो सप्लायर्स होंगे, जो फर्म्स होगी, जो इंडस्ट्रीज होंगी, वो चाहेंगी कि इस वस्तु की कीमत मार्केट में ज़्यादा है तो हम एक काम करते हैं इसी का प्रोडक्शन करते हैं, महंगी जाएगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि डिमांड के अगर रिलेशन हम देखते हैं तो डिमांड और प्राइस में अपोजिट रिलेशन होता है, क्योंकि डिमांड कस्टमर करता है और सप्लाई प्रोड्यूसर या फर्म करती है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी समझ में आया आपको कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसको मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल कराएंगे ताकि वो चीज़ महंगी बिकेगी और छोटी छोटी चीज़ों की कंपेयर में उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सेकंड है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स मीन्स रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कैसे इफेक्ट डालेंगी सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में आपको पता है कि वो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की कीमत बढ़ने पर लोग, कस्टमर को मत देखना क्योंकि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर चाय की कीमत बढ़ गई है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव रिलेशन हुआ, एक ही वस्तु के अकॉर्डिंग देखा जाए। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम दो दो वस्तुओं का पेयर लेते हैं, तो अगर चाय की कीमत बढ़ती है
तो जो कॉफ़ी बेच रहा था वो बंदा, मान लो चाय और कॉफ़ी दोनों बेच रहा है और चाय की कीमत बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि चाय की कीमत ज़्यादा है इसलिए मैं चाय ज़्यादा पहुंचाऊंगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ फर्म्स। नंबर ऑफ़ फर्म्स में फर्मों की संख्या, जितनी ज़्यादा फर्म होंगी उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी, क्योंकि फर्म क्या होगी, जितनी ज़्यादा फर्म होंगी उतना ही प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तु की बहुत सारी सप्लाई मार्केट में पहुंचेगी। तो फर्म की संख्या अधिक होगी तो सप्लाई अधिक होगी, कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। फोर्थ है गोल ऑफ द फर्म, फर्म का लक्ष्य। अगर कोई फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कराएगी, और अगर उसका प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो ज़्यादा सप्लाई नहीं कराएगी। तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मार्केट में ज़्यादा पहुंचेगा, मीन्स सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों की कीमत। देखिए, अगर आपको पता है फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हैं। फैक्टर्स का काम होता है प्रोडक्शन में हेल्प करना, ठीक है। तो अगर फैक्टर्स की कीमत कम होगी, कम कीमत पर फैक्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो वस्तु का जो उत्पादन होगा उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी। कॉस्ट कम होने से प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर फैक्टर्स महंगे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी फैक्टर्स की, इससे प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई भी कम होगी। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इस पर इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीक में परिवर्तन। अगर प्रोडक्शन करने के लिए सस्ती और अच्छी तकनीक यूज की जाती है तो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा तो पता है आपको सप्लाई बढ़ेगी, और अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी है तो कम यूज होगी, कम यूज होने से कम प्रोडक्शन होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत के कम होने के चांस हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा सप्लाई पर, और अधिक होने के चांस हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर हमें पता चलता है कि आने वाले टाइम में इस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो सप्लाई को अब बढ़ा देंगे, ताकि अब सप्लाई ज़्यादा होगी, अब बिकेगी वो, और भविष्य में उसको जब कीमत कम होगी तो सप्लाई कम करेंगे उस वस्तु की। अगर पता चले कि आने वाले टाइम में उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होने वाली है तो सप्लाई को अब कम कर देंगे, क्योंकि अब कीमत ज़्यादा नहीं है, आने वाले टाइम में ज़्यादा होगी तो उसको आने वाले टाइम में सप्लाई को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ जैसे कि टैक्स संबंधी नीति, ठीक है। अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाती है प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन पर ज़्यादा टैक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ज़्यादा है, तो सप्लाई इफेक्ट होगी, ठीक है। प्रोडक्शन पे टैक्स ज़्यादा है तो कम प्रोडक्शन होगा, सप्लाई कम होगी। तो इस तरह सरकार की नीतियाँ भी इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये था सप्लाई क्या होती है और सप्लाई फंक्शंस, यह सप्लाई को इफ़ेक्ट करने वाले एलिमेंट्स। ओके, अब आता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है, बस थोड़ा सा प्राइस के साथ इसका रिलेशन अलग हो जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स, लॉ ऑफ सप्लाई पूर्ति का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन। Thus, more is supplied at higher price and less at the lower price means अधिक कीमत पर अधिक सप्लाई होगी और कम कीमत पर कम सप्लाई होगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर
जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। मीन्स अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति होगी और कम कीमत पर कम पूर्ति होगी। दोनों में धनात्मक संबंध होता है। कि इसकी टेबल देखिए, प्राइस है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में है सप्लाई। प्राइस 10, 11, 12 10 से बढ़ रहा है 11, 12 तक, और सप्लाई भी 100, 200, 300 हो रहा है। कर्व देखिए इसका, जब कीमत P थी तब L क्वांटिटी की सप्लाई हो रही थी, जब कीमत बढ़कर P1 हो गई तो L1 क्वांटिटी की सप्लाई हो रही है। मीन्स कीमत के बढ़ने पर क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ रही है। तो SS कर्व पॉजिटिव स्लोप होगी, लेफ़्ट टू राइट जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप देखते हैं हम इसके अजम्पशंस, मान्यताएं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में था सेम ऐसे ही है। पहले मीनिंग, उसका टेबल, उसका डायग्राम, फिर उसके अजम्पशंस, फिर उसके एक्सेप्शन। तो अजम्पशन देखिए, नंबर 1, किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर में कोई चेंज ना हो, प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनकी कीमत में कोई चेंज ना हो, और उस वस्तु की प्राइस में भी कोई चेंज ना हो। ठीक है, क्लियर? कि वस्तु की खुद की कीमत में भी कोई परिवर्तन ना हो, और उसके प्रोडक्शन के फैक्टर में भी कोई, जो कॉस्ट है, फैक्टर की कॉस्ट है, उसमें भी कोई चेंज ना हो। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, उत्पादन की जो तकनीकें हैं, उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। फर्म के उद्देश्यों यानी फर्म के जो लक्ष्य हैं उनमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इनकी कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। जो प्रोड्यूसर हैं वो इस तरह की आशाएं ना करें कि आने वाले टाइम में वस्तु की प्राइस में चेंज होने की संभावना हो। ठीक है, यानी फ्यूचर में वस्तु की प्राइस में चेंज होने की संभावना ना हो। गेटिंग अजम्पशंस। तो अब है हमारे पास एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस होते हैं अपवाद। मीन्स कहाँ पर सप्लाई का लॉ, पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, या पूर्ति के नियम के अपवाद क्या क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, दिस लॉ मे नॉट होल्ड फर्मली ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स। पूर्ति का जो नियम है वो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो नेचुरल कुछ चीज़ें हैं उन पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमें खेत में, फार्म वगैरह में बीज कोई बोना है, तो बीजों की अगर कीमत अधिक होगी तो हम अधिक की बीज नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो लेना पड़ेगा बीज वगैरह वो अपने खेत के साइज से लेने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड है, सम गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शंस रिमेन लिमिटेड इन सप्लाई इवन व्हेन देयर प्राइस में राइज हाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत कितनी भी बढ़ा दो लेकिन उनकी सप्लाई एक लिमिट पे करानी होती है। जैसे कि वो वस्तुएं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, सोशल डिस्टिंक्शंस वगैरह है हमारे पास, जिनका कोई सामाजिक महत्व वगैरह ज़्यादा होता है वो वस्तुएं। क्योंकि चलो एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हिस्टोरिकल कोई चीज़ मिल जाती है। ठीक है, हिस्टोरिकल हमें कोई चीज़ मिलती है, अब पता है आपको वो जितनी है उतनी ही रहेगी, उसकी हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। उसकी जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं मोस्टली उनकी कीमत बहुत हाई रखी जाती है। ठीक है, लेकिन कीमत कितनी भी हाई रख दो उसकी, जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसकी
सप्लाई कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल गुड्स भी बोल सकते हो आप इसको, वहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। थर्ड है सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर क्वांटिटी और पेरिजेबल गुड्स ऑल्दो देयर प्राइस मे बी फॉलिंग। जो सेलर्स होते हैं, वस्तुएं बेचने वाले जो होते हैं, वो कोशिश तो करते हैं, वो चाहते भी हैं कि बहुत सारी उनकी क्वांटिटी बिके, लेकिन जो वस्तुएं जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, जिनका टाइम पीरियड कम होता है, उनके लिए उनकी एक लिमिटेड सप्लाई ही देनी होती है। सब्जियां वगैरह ले लो, एक दिन में जितनी सेल हो सकती है वहाँ उतनी तो अवेलेबल होंगी ही, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा अगर वो सेल नहीं हो रही हैं तो स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए प्रोड्यूसर या फर्म ज़्यादा सप्लाई नहीं कराएगा उसकी। रेयर आर्टिकल्स, जो रेयर दुर्लभ वस्तु होती है, जैसे हिस्टोरिकल का एग्जांपल दिया था, मान लो किसी राजा महाराजा की कोई तलवार वगैरह या कुछ मुकुट वगैरह निकलता है, तो वो तो है एक ही, म्यूजियम वगैरह में रखी जाती हैं वो चीज़ें, बहुत हाई प्राइसेस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अधिक कीमत होने की वजह से सप्लाई को तो नहीं बढ़ाया जा रहा, तो ये रेयर आर्टिकल्स भी इसके एक्सेप्शंस हैं। बैकवर्ड कंट्री, कई पिछड़े इलाके होते हैं जहाँ पर महंगाई का दौर होता है, चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन अवेलेबल नहीं कराई जा सकती टाइम से। गुड्स फॉर ऑक्शन, यानी नीलाम की जाने वाली वस्तुएं। नीलाम की जाने वाली कुछ ही वस्तुएं होती हैं, उनकी बोली लगती है, प्राइस हाई होते हैं। आपने देखा भी होगा जब नीलाम होती है कोई वस्तु, उनके रेट बढ़ा चढ़ा के बोले जाते हैं। कई बंदे होते हैं जो उसकी रेट ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन क्या होती है, वो लिमिटेड चीज़ होती है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। अब आता है हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सप्लाई हमारे पास दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत पूर्ति और एक मार्केट पूर्ति। इंडिविजुअल सप्लाई देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। मार्केट में एक फर्म के द्वारा जो वस्तुओं की सप्लाई की जाती है, जो एक वस्तु की सप्लाई की जाती है, यानी कोई फर्म मार्केट में जिस वस्तु की सप्लाई करती है वो इंडिविजुअल होती है। जैसे कि टेबल है, प्राइस दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, क्वांटिटी है 0, 10, 20, 30, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी सप्लाई 0 से ली है, तो हम कर्व देखेंगे 5 पर 0 है, 10 पर 10, 15 पर 20, 20 पर 30, तो इसलिए बढ़ रही है। आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर टेबल से दिखाएं, आप डायरेक्ट स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं ऊपर। मार्केट सप्लाई में मीन्स मार्केट में जब कई फर्में या जितनी भी फर्में मार्केट्स में हैं, वो जब अपनी अपनी वस्तुओं की सप्लाई करती हैं, तब वो मार्केट सप्लाई कहलाती है। यहाँ पर हमने 2 फर्म्स ली हैं, ठीक है, प्राइस वही है 5, 10, 15, 20। ए फर्म जो सप्लाई कर रही है, जब कीमत 5 है तो ए फर्म 0 सप्लाई कर रही है, बी फर्म भी 0 ही सप्लाई कर रही है, तो मार्केट की भी 0 होगी। जब क्योंकि 2 फर्में हैं मार्केट में और दोनों ही फर्म कोई सप्लाई नहीं कर रही, तो मार्केट सप्लाई 0 होगी। जब वस्तु की कीमत 10 है तब ए फर्म 10 यूनिट्स की सप्लाई कर रही है, बी फर्म 5 यूनिट्स की सप्लाई कर रही है, तो इस तरह टोटल जो पूर्ति हुई है वो 15 हुई है। क्योंकि मार्केट सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी की जोड़ होगी। क्लियर? अब है जब कीमत 15 हो जाती है तब ए फर्म 20 यूनिट्स की सप्लाई करती है, बी फर्म 10 यूनिट्स की सप्लाई करती है। इस तरह से मार्केट की सप्लाई हो जाती है 30, और ऐसे ही 20 प्राइस पर। कर्व हमने पहले ए जो फर्म है उसका कर्व बनाया, फिर बी फर्म का बनाया, और अब टोटल। तो मार्केट का थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ होगा नीचे, क्योंकि ये कई फर्म्स के जोड़ को दिखाता है, तो थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ होगा, OX अक्ष के पैरेलल होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये कर्व आप
दिखा सकते हो टेबल की हेल्प से। तो आप ये कर्व कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, आप दिखाओगे यहाँ पर 3 कर्व दिए गए हैं, ए फर्म का सप्लाई कर्व, बी फर्म का सप्लाई कर्व और सी फर्म मार्केट का सप्लाई कर्व। मार्केट का सप्लाई कर्व जो है वो ए और बी दोनों फर्मों के सप्लाई को दिखाता है। वाई एक्सिस पर प्राइस लिया गया है, कीमत ली है। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की जितनी वस्तु की सप्लाई की गई है उसकी मात्रा ली है। तो ए फर्म का जो सप्लाई कर्व एस एस है, बी का भी यही है और मार्केट का भी यही है। ठीक है, ये हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ टेबल, क्योंकि तीनों में ही प्राइस के राइज होने पर क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमने 2 का दिखाया, 3 का इस तरह से हमने दिखा दिया। बस ये कि मार्केट का थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा इनकी कंपेयर में। गेटिंग? तो आज के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, एक बार देख लीजिए इन्हें। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द सप्लाई ऑफ अ गुड। वस्तु की सप्लाई क्या होती है ये बताना है आपको। व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लाई शेड्यूल? सप्लाई शेड्यूल मीन्स पूर्ति तालिका क्या होती है। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? सप्लाई का नियम, पूर्ति का नियम क्या होता है। एक्सप्लेन टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। पूर्ति को निर्धारित करने वाले किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन कीजिए। 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति के नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? पूर्ति फलन क्या है। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टेड इट या सप्लाई। जो फैक्टर्स सप्लाई को इफेक्ट करते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, या सप्लाई फंक्शंस में जो भी फैक्टर्स हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई। सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है, इसको तालिका और कर्व द्वारा समझाइए। ऐसे ही 8th है मार्केट पूर्ति तालिका और कर्व क्या होता है। 9th है सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई, यानी पूर्ति और पूर्ति की मात्रा में संबंध डिफरेंस बताइए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति के नियम की मान्यताएं बताइए। ठीक है, तो पहले आप ये कीजिए और इसी के साथ आज का काम हम कंप्लीट करते हैं।